Yes. सामने जो बोलो श्री अम्बे बेटा आइए दाहिना पे आइए आइए एंट्री आ जाइए मैडम अंदर आ जाइए यस वेरी थैंक यू भाई साहब सामने जो नहीं नहीं आ बाजू ના ના એ છે ને આ this हाँ जिस साइड अच्छा चलिए 23 अक्टूबर को ये नवरात्रि होने जा रही है जिसका आयोजन पिनाकी सर और look here सर बाबा जी सामने हो गया भाई नहीं सर हमें यहाँ पे क्या मैम या लुक हियर यस हो गया हाँ हो गया बोलो यस हाँ मेरा सबसे पहला योगदान रहेगा। सो इस बार इस बड़ी नवरात्रि का आयोजन 15 तारीख से हम करने जा रहे हैं और जैसे हिमांशु भाई ने बताया लास्ट ईयर में हम लोगों ने निश रखा था नवरात्रि बट इस बार थोड़ा क्राउड को क्लीन करने के लिए हम लोगों ने 200 रुपये एंट्री फी रखी है जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन बुक माई शो भी थोड़ा टिकट बुक कर सकते हो। चार्जेस होगा 200 रुपया बट 200 रुपये के सामने हम उनको या तो गिफ्ट वाउचर्स या तो फिर हम उनको 200 रुपीज़ के सामने हमको कुछ वाटर बॉटल्स या फूड पैकेट ऐसा कुछ हम दे देंगे। सो इट्स कवर चार्जेस दे देंगे हम लोग। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि भूमि हमारे बीच में बैठी है और मुझे पता है कि डेफिनेटली इस बार बोरीवली में बहुत सारी नवरात्रि हो रही है बट भूमि डेफिनेटली बहुत बड़ी सिंगर्स है उसके गाने बहुत सारे फेमस है और बहुत सालों के बाद इस बार भूमि ने कर रही है। सो भूमि को बोलूँगा कि माइक को कोई दूंगा लेकिन उससे पहले बिना की मैं को दूंगा माइक कि इस बार किस तरह से आयोजन होगी। सो आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। गए साल भी हमने लगभग 1.5 लाख फुट का स्टेज बनाया था लोगों को खेलने के लिए और जैसे हम लोग गए साल जैसे फ्री में कर रहे हैं ये भी ऑलमोस्ट फ्री है। जस्ट एक रजिस्ट्रेशन और अनवांटेड लोग अगर ना आ जाए उस हिसाब से हमने एक टोकन अमाउंट रखा हुआ है। इससे ये नहीं होता कि हमारा फ्री नवरात्रि नहीं है, ये हमारी फ्री नवरात्रि ही है। हम लोग 200 रुपीज़ से ज़्यादा ही दे देंगे अंदर हमको क्योंकि यहाँ ये टाइम क्या हो रहा है कि बोरीवली में काफ़ी नवरात्रियाँ हो रही है। सबको पता है आज गली गली में नवरात्रि हो रही है तो ऐसा ना हो कि ये फ्री है तो कोई भी क्राउड यहाँ घुस जाए। इसके लिए हमने थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन बोल के रखा है और हमारा आयोजन तो गए साल भी लोगों ने देखा ही था फुल कमर्शियल रहता है मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी सब तरह से हमने 100% कमर्शियल नवरात्रि बट गए टाइम लोगों को पता है कोविड के हिसाब से एक फैमिली से समझो 4 जन आए कहीं आजू बाजू में जाए 4,000 रुपये का पास रहता है तो 16,000 रुपया तो लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही थी पर हमारे प्रवीण दरेकर जी ने बोला अभी गए टाइम कोविड गया है तो ये टाइम पे भी फ्री करो तो वो हिसाब से हमने ये टाइम पे भी फ्री का ही किया है। जस्ट 200 रुपीज़ ऑन बुक माई शो और जो प्लेटफॉर्म्स रहेंगे वो आगे हम लोग बताया जाएगा तो इस हिसाब से वहाँ पे जस्ट एक रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बात जिस तरह से क्राउड इतना ज़्यादा था काफ़ी लोग थे और ग्राउंड कम पड़ रहा था तो इस बार क्या नया रहेगा? नहीं इस टाइम गए टाइम क्या था कि जो ग्राउंड था वो पीछे के साइड बहुत सारा दलदल था अभी वो प्लेन हो गया है तो हमारा गए टाइम 1.25 लाख फुट के आजू बाजू ग्राउंड था अभी 1,60,000 फुट के आजू बाजू ग्राउंड हो जाएगा तो यहाँ पे ये टाइम थोड़ी दिक्कत कम होगी। दूसरा थोड़ा क्राउड भी डिवाइड होगा ऐसा हमारा अंदाजा है। गए टाइम समझो 3 नवरात्रि थी ये टाइम 5 से 6 नवरात्रि है बोरीवली में तो थोड़ा सा क्राउड भी डिवाइड हो जाएगा। गए टाइम दिक्कत नहीं हुई थी ओवर क्राउडेड हो गया था कोई टाइम पे सैटरडे संडे हो गया तो बाकी ओवरऑल किसी को दिक्कत ना हुई ना किसी की कोई छेड़खानी हुई है ना कोई केसेस हुए हैं तो इतना हम ये साल भी उतनी ही सावधानी रखेंगे जो गए साल रखेंगे।
और उन्होंने बहुत मुझे गाइड भी किया है, चाहे वो नवरात्रि को लेकर हो, मुंबई में किसी भी परफॉर्मेंस या प्रोफेशनल सीन को लेके उन्होंने काफ़ी गाइड किया है मुझे। सो आज भी हम लोग साथ में फिर से और एक बार काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। और पूरे परिवार से हम जुड़े हुए हैं एंड माता जी के भक्त भी रहे हैं बहुत। और पिनाकिन भाई से मेरी पहली बारी जब मुलाकात हुई, वी डिडंट टेक मच टाइम टू इवन कम टू वन स्टेज या कम टू वन कंक्लूजन कि हमें नवरात्रि करनी है और हम बिल्कुल ट्रेडिशनल गानों के साथ हम नवरात्रि करेंगे, चाहे ये मुंबई में भले ही हो रही है, लेकिन हम विल मेक श्योर कि जितने भी जैसे हम गुजराती में टर्म कहते हैं खेलैया, जितने भी लोग यहाँ पे परफॉर्म करने आ रहे हैं, वो अम्बे माँ के जितने भी गरबे हैं उनके साथ साथ हम राधा कृष्ण के गरबे और जो रास लीला के जो गरबे हैं वो भी हम परफॉर्म करेंगे। कुछ प्राचीन कुछ अर्वाचीन गरबे जो होते हैं, ट्रेडिशनल फोक ट्यून्स जो हमारी बहुत सालों पुरानी, आई थिंक डेकेड्स पुरानी जो गरबे हैं वो हम सब लेकर आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी रहा है हमेशा, मैंने मम्मी के साथ परफॉर्म करना शुरू किया। सो दैट्स हाउ आई नो कि कितने सारे गरबे और कलेक्शन जो मैं इस बार लेकर आ रही हूँ। जनरली कहा जाता है कि गुजरात के गरबे, लेकिन गुजरात में भी बहुत सारे अलग अलग, जैसे नॉर्थ गुजरात में आप जाएंगे तो एक अलग फ्लेवर मिलेगा, आप सौराष्ट्र में जाएंगे तो एक अलग फ्लेवर मिलेगा। बड़ौदा जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, मेरी जन्मभूमि है, अब मुंबई मेरी कर्मभूमि है, तो वहाँ के कुछ गरबे हैं जो बिल्कुल अलग तरह के हैं। तो गुजरात में हर एक अलग अलग जो रीजन्स हैं वहाँ से मैं गरबे का कलेक्शन लेकर आ रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि इतने सालों से, जब 2010 से मैंने मुंबई में परफॉर्म करना शुरू किया और मेरी जर्नी, मेरा करियर शुरू किया मैंने 2010 से, और तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे गरबे हैं जो यहाँ के कुछ जितने भी परफॉर्मर्स हैं, जितने भी डांसर्स हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके भी फेवरेट्स होते गए। मैं भी थोड़ा सा उस डबल थॉट्स में थी कि क्या ये गरबे, क्या ये गाने लोगों को पसंद आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उससे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा गया, और भी हम डिग इन करके जितने पुराने पुराने गरबे और सारे उनके सामने लेकर आ गए हैं। एंड आई थिंक पीपल रियली लव दैट, और उन्हीं का प्यार और आशीर्वाद और सभी के सपोर्ट से आज हम फिर से परफॉर्म कर रहे हैं मुंबई में। 1 किलोमीटर के अंदर में 3 गरबे हैं, मुझे एक फाल्गुनी पाठक का भी आता है, आपका फिर एक और है, किस तरीके कितनी देवे का क्या कहना, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, किस तरीके का? मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फाल्गुनी मैम की, और वे खुद भी जानते हैं कि मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और ये 2010 के बाद भी एक ऐसा कुछ मौका आया था जहाँ पे हम पास में कुछ परफॉर्म कर रहे थे, और सब ये सेम क्वेश्चन मुझे भी आया था। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगा, मैं आई मेक श्योर कि हम सब लोग जाके उनके गरबे में भी परफॉर्म करें। तो मैं तो इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जैसे ही मेरा रैप अप यहाँ पे जैसे ही टाइम हो जाता है, आई मेक श्योर कि मैं फाल्गुनी मैम से 10 दिन में से कभी एक दिन उनके गरबे में मैं गरबा खेलने जाऊँ और उनसे मिलूँ। और क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, जितने भी गरबा सिंगर्स हैं उनके लिए फाल्गुनी मैम सबसे पहले आते हैं, और मेरे लिए भी वो हमेशा पहले आते हैं, क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं अपने मम्मी के साथ गरबा परफॉर्म करने जाया करती थी, हम घर पे जैसे मैं टीवी चल रहा है, टीवी पे मैं फाल्गुनी पाठक का परफॉर्मेंस देख रही हूँ और हम घर में ताला लगा रहे हैं, तो मम्मी बोलते चलो अभी हमें लेट होगा। एंड आई यूज्ड टू टेल माय मॉम कि बस एक और एक गाना देख लेती हूँ, एक और एक गाना देख लेती हूँ, और फिर उनके गाने सुनकर मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी। तो मुझे अभी भी याद है वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें इतनी ताज़ा है कि आज भी यही चीज़ होती है। आज हम उनको सोशल मीडिया पे देख के खुश होते हैं। और फिलहाल पिछले 1-2 महीने पहले ही हमने जब अंकलेश्वर में साथ में परफॉर्म किया था उनके बैंड के साथ, और वो भी मेरा परफॉर्मेंस सुन के देख के बहुत खुश थे, और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, और मैं भी उनसे, हमारी भी तब बात हुई, मुलाकात हुई। सो आई थिंक मैं तो हमेशा मोटिवेटेड और इनकरेज रहती हूँ, और मैं उनकी दिल से बहुत बड़ी एडमायर हूँ और फ़ैन हूँ। और मेरे पास और एक बिल पे उनका एक ऑटोग्राफ भी है जो मैं हमेशा उनको दिखाते रहती हूँ कि ये वाला ऑटोग्राफ आपका हमेशा से है। 15-20 साल पहले की बात है और आज भी मेरे घर पे है वो। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमेशा ताज़ा हो जाती हैं। ऑडियंस के लिए बताइए कि क्या पिक्चर रहने वाला है इस बार करके?
मेरी ऑडियंस के लिए मैं बहुत कहते हैं ना कि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस का एक सेकंड भी ज़ाया या वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। और मैं जब भी स्टेज पे हूँ तो मेरे लिए सेलिब्रिटी वो लोग हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो मेरे लिए आते हैं, परफॉर्म करने के लिए आते हैं, गरबा खेलने के लिए आए हैं। और ये मैं कहने के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी इम्पोर्टेंस जब स्टेज पे मैं जाती हूँ मैं अपनी इम्पोर्टेंस ज़ीरो कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऑडियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि मैं ऑडियंस को एक सेकंड भी ये ना फील हो कि यार यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं तो ड्यूटी पे लग गई। मेरे लिए ये ड्यूटी है, मेरे लिए ये मेरी जॉब है, मेरे लिए ये मेरा कर्तव्य है कि मेरी जितनी भी ऑडियंस आ रही है उनको मैं अपनी सिंगिंग से अपना बेस्ट, क्योंकि हज़ारों गाने हैं, लाखों गाने हैं, उनमें से आप बेस्ट कौन सा चुनते हो अपने ऑडियंस के लिए। तो मेरे लिए ये टास्क है कि नए गाने, पुराने गाने, और बिल्कुल एक बैलेंस मेंटेन करके चलना। और क्योंकि नवरात्रि है, अम्बा जी की हम आराधना करते हैं, सब लोग पूजा पाठ भी करते हैं, तो उस डिसिप्लिन को भी मेंटेन करते हुए, डिसेंसी को मेंटेन करते हुए, अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो बाकी सब पूरी दुनिया डिसिप्लिन मेंटेन करेगी। तो बहुत पर्टिकुलर रहना कि आप गाना क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या चूज़ करते हैं गाने, और साथ साथ में आपका अपीयरेंस कैसा है स्टेज पे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप एक रिलीजियस कहते हैं कि रिलीजियस पूरा एक माहौल है, आप रिलीजियस एक कर्तव्य निभाने जा रहे हैं और अपना एक ड्यूटी है, तो वो पूरा एक पूरी उसकी जो सेंसिबिलिटी है वो चेंज हो जाती है कहीं ना कहीं। मैं करती हूँ, मैं कॉलेज शोज़ भी करती हूँ, मैं प्री वेडिंग शोज़ भी करती हूँ, मैं कॉर्पोरेट गिग्स भी करती हूँ, बॉलीवुड कॉन्सर्ट्स करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और उसमें हर एक में मेरा पहनावा अलग होता है, मेरा दिखावा अलग होता है, मैं बिल्कुल कैरेक्टर में आ जाती हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि शो कैसा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गरबा मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, चाहे मेरी परफॉर्मेंस हो, चाहे मेरी प्रेजेंटेशन हो, चाहे मेरी सिंगिंग हो, चाहे मेरा ड्रेसिंग हो, हर एक चीज़ को लेकर मैं बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ, जिससे मेरी ऑडियंस जो है वो कहे कि नहीं, अगर गरबा है तो इट्स किस तरह से तैयारियां होती है स्टेज पे और इस बार का परफॉर्मेंस करने से पहले आपको स्टेज पे जब जाती हैं आप, तो किस तरह की तैयारी आप करती हैं और गले को लेकर किस तरह से तैयारी? मैं 10 दिन बात ही नहीं करती, मैं सिर्फ मैं खाती पीती हूँ, सोती हूँ, गर्मा गर्म सूप, चाय, और जो भी जहाँ से भी कोई मासी हो गए मेरे या बुआ जी हो गए कि भाई आज हम ये भिजवाते हैं, आज गर्मा गर्म शीरा भिजवाते हैं, आप ऊंधियो भिजवाते हैं, आप जो मैं सब खाती हूँ। नवरात्रि के टाइम पे जितना भी वेजिटेरियन जो भी है, चाहे वो स्पाइसी हो गया, ऑयली हो गया, मैं सब खाती हूँ। मैं ठंडा भी खाती हूँ। मैं इनफैक्ट जिग्नेश भाई को पता है, जब हम कुछ सालों पहले जब साथ में नवरात्रि में थे, तो जैसे ही मेरे गरबा का परफॉर्मेंस का टाइम ख़त्म होता है और बर्फ़ का गोला आता है, फिर सैंडविचेस आती हैं, फिर चॉकलेट्स आती हैं, क्योंकि आज परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुआ, तो वो भी सारा खा पी के फिर घर पे जाती हूँ मैं। और फिर पूरे 12-15 घंटे बिल्कुल चुप, वॉइस रेस्ट और कंप्लीट रेस्ट होता है तब मैं, और बस वो एक जैसे कहते हैं ना कि चैनलाइज करना होता है, क्योंकि वो एनर्जी होती है, वो डिवाइन एनर्जी है, उसके आशीर्वाद मिलने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग 2 दिन बैक टू बैक शोज करके थक जाते हैं, लेकिन नवरात्रि में हमें 10 दिन परफॉर्म करना होता है, तो 10 दिन में जो एक डिवाइन एनर्जी है वो कैसे मिलती है, कहाँ से आती है, वी हैव नो क्लू। लेकिन जब हम स्टेज को हिट करते हैं तो 500%, 1000% एनर्जी होती है। तो इस बार का बेस्ट पहले मैडम बेस्ट गाना क्या हो सकता है, बेस्ट गाने क्या हो सकती है, बता दें। बिल्कुल, इस बार तो जैसे गुजराती मैं आपको बताऊं कि जैसे हेलारो मूवी जो आई थी 2019 में, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला था, उसमें मैंने मेरा फॉर्चुनेटली मुझे एक मौका मिला गाना गाने के लिए, जिसका नाम है वाग्यो रे ढोल। मेहुल सुरती जी ने उसे कंपोज किया है, सौम्य जोशी जी ने उसे लिखा है और अभिषेक शाह ने डायरेक्ट किया उस फिल्म को। और वाग्यो रे ढोल इज़ काइंड ऑफ लोगों ने कितना पसंद किया है उस गरबे को, उस गाने को, कि उस गाने के बाद मैंने जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया में टूर की थी, उसका नाम मैंने वाग्यो रे ढोल रखा हुआ था, उस टाइम पे टूर की बात कर रही हूँ मैं। सो आई थिंक मुझे वाग्यो रे ढोल ऑफकोर्स जो पब्लिक डिमांड पे, एंड इस साल जैसे ऑफकोर्स रामलीला का गाना है, राम जाने लीला, उड़ी उड़ी जाए,
घड़ी फूल छोरी और अभी जो हाल ही में रिसेंटली जो गाना रिलीज हुआ है ढिंडोरा बाजे फ्रॉम द फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो प्रीतम दा ने कंपोज किया है, अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिखा है।